हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूजा महिंद्रा आप लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं होली की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी होली टू ऑल, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात, लगातार कमेंट आ रहे थे कि रिमेनिंग कॉन्टिनेंट्स, नए महाद्वीपों के बारे में मैं आपके साथ कब जानकारी साझा करूँगी। तो क्योंकि मैंने अभी तक आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सारी बातें विस्तृत जानकारी दे दी है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने देख लिया, साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका के बारे में हमने बातें कर ली हैं। तो आज का जो होली स्पेशल आपके लिए मैं सेशन लेकर आ रही हूँ वो है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, उन सारी बातों को ध्यान रखते हुए मैंने ये सेशन तैयार किया है। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप आप लोग इस सेशन को एंजॉय करेंगे और रिमेनिंग कॉन्टिनेंट्स भी हम बहुत जल्दी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बात करेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार लिंक को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आने वाले समय में भी आपको इतने ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा है कि जो हमारे विश्व का भूगोल होता है उसको पढ़ने का एक तरीका होता है, क्योंकि इतने सारे देश हैं, हमारे 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, इतनी सारी नदियां हैं, पर्वतमालाएं हैं, ज्वालामुखी हैं, लेक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें याद रखना एक मानव के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसलिए आपको मैंने कहा था इस तरीके से देखिए, मैप आपको परचेस करने मैंने कहा था कि 2-2 रुपए में ये मैप आते हैं मार्केट में। आप इस तरीके से एक मैप ले लीजिए। तो देख रहे हैं आप, इस साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप या ब्लैंक मैप मेरे पास है, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें मैं सिखा रही हूँ, नदियाँ बता दी, कोई झील बता दी, कोई पर्वत श्रृंखला बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए, कोई डेजर्ट बता दिया, यहाँ पे हमने ग्रास लैंड डिस्कस कर ली, तो आप इनको अपने मैप में मेंशन करते चले जाएंगे तो आपको पढ़ना आसान रहेगा। और एक नज़र जब आपकी एग्जाम के समय इस पे जाएगी तो हो सकता है आप सारी चीज़ें विधिवत इनको समझ सकें। क्लियर है। तो ये है हमारा साउथ अमेरिका, दक्षिणी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, जिसके बारे में आज हमें बात करनी है। ये हमारा 4th नंबर का बड़ा कॉन्टिनेंट है, 4थे नंबर का हमारा महाद्वीप है जनसंख्या के आधार पर और आपके एरिया के हिसाब से। 4th नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए तो पहले साउथ अमेरिका में अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये जो सबसे छोटा हिस्सा यहाँ पे साइड में दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी दिख रहा है, ये है आपका फॉकलैंड। क्या है ये? आपका फॉकलैंड है। इसको मैं इसलिए बता रही हूँ कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि साउथ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ये यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके का हिस्सा है। जैसे कि देखिए, नॉर्थ अमेरिका हमने डिस्कस किया था, और नॉर्थ अमेरिका में मैंने बताया था कि ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड दिखने में ऐसा लगता है कि नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड पे कंट्रोल किसका है? डेनमार्क का है। वैसे ही जो फॉकलैंड है दिखने में लगता है कि साउथ अमेरिका का है, लेकिन ये साउथ अमेरिका का ना होकर यूके यूनाइटेड किंगडम का है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, जो हमारा मिडिल अमेरिका होता है, और मिडिल अमेरिका तो अभी न्यूज में भी है। क्यों है न्यूज में? तो आपको पता है कि जो सल्वाडोर है वहां पर मिडिल अमेरिका में, उसको WHO ने मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। तो ये भी आपका करेंट अफेयर्स है। क्लियर। तो देखिए, हमारा जो मैक्सिको होता है, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है मैक्सिको, मिडिल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन तीनों को मिला के हम लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। लैटिन अमेरिका वो जगह है जहां पे पुर्तगीज मतलब पुर्तगाल की भाषा, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा वहां पर बोली जाती है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। चलिए, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, यहाँ पर दिख रहा है आपको फ्रेंच गुयाना। ये जो फ्रेंच गुयाना है, आपने सुना भी होगा न्यूज में, हमने अपने सैटेलाइट को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया। बिल्कुल, ये फ्रेंच गुयाना जो है वो फ्रांस का सैटेलाइट सेंटर है, फ्रांस का एक आपका लॉन्चिंग पैड है जो कि साउथ अमेरिका में है। तो फ्रेंच गुयाना किसका है? फ्रांस का है। कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। क्या है? जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। क्लियर है। अब आप बात करेंगे केवल और केवल साउथ अमेरिका में। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दी। तो साउथ अमेरिका में पहले हम कुछ देशों को बारे में देख लेते हैं कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, ये है वेनेजुला। पहले इनकी पोजीशन समझते हैं और उसके बाद यहाँ पे उपस्थित नदियां, लेक्स, पर्वतमालाएं, इसकी बाउंड्री, सब कुछ हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ये वेनेजुला है। वेनेजुला की जो कैपिटल है वो कराकस है, याद रखना है वेनेजुला। ठीक है। वेनेजुला के बाद आप देखिए, अगला आपको याद रखना है इक्वेडोर। इक्वेडोर की कैपिटल आप देख सकते हैं क्योटो है। ठीक है। ये ब्राजील है, ब्राजील की कैपिटल याद रखेंगे ब्रेसिलिया है। पेरू, पेरू की कैपिटल याद रखेंगे लीमा है। बोलीविया, बोलीविया की कैपिटल याद रखेंगे आप लापाज है। इसके बाद आपको याद रखना है अर्जेंटीना। तो ब्यूनस आयर्स जो है वो अर्जेंटीना की कैपिटल है।
और अंत में है चाइल या चिली, जिसकी कैपिटल सैंटियागो है। केवल इतने बड़े देश हैं जिनकी कैपिटल आपको याद रखनी है। साउथ अमेरिका का जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? ब्राजील है। और आप तो जानते हैं एरिया के हिसाब से ये 5वां सबसे नंबर बड़ा का देश हमारा ब्राजील है। तो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं कि ब्राजील में जो भाषा बोली जाती है वो पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। और ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिससे आपकी 0 डिग्री इक्वेटर पास होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा गुजरती है। तो एकमात्र दुनिया का देश ब्राजील है जहां पर आपकी 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 डिग्री साउथ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा गुजरती है। देखिए ब्राजील कितना बड़ा है, आप देख सकते हो कितना बड़ा है हमारा ये ब्राजील। इतना बड़ा है कि साउथ अमेरिका के सारे देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। केवल और केवल अगर मैं इक्वाडोर को और चाइल को छोड़ दूं तो ब्राजील जो होता है वो साउथ अमेरिका के सभी देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है एक्सेप्ट इक्वाडोर एंड चाइल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी ब्राजील में यहाँ पर है रियो द जेनेरियो, सुना होगा, ओलंपिक्स हुए थे ब्राजील में ही। 2016 के ओलंपिक्स हुए थे रियो द जेनेरियो में, तो इसको भी याद रख लेना है, ठीक। चलो बाउंड्रीज के बारे में पहले बात करेंगे और फिर आगे धीरे धीरे करके हम बाकी सारी डिस्कशन को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसकी बाउंड्री बात करें तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो ऊपर आया था नॉर्थ अमेरिका और नीचे है साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच में आती है पनामा नहर। क्या आती है? पनामा नहर। तो पनामा नहर नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने का काम करती है, साथ ही साथ प्रशांत महासागर को कैरेबियन सी से जोड़ने का काम पनामा नहर करती है। इस तरफ वाला जो पूरा एरिया है ये पैसिफिक ओशियन है मतलब प्रशांत महासागर है। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाला जो रीजन है ये आपका रिंग ऑफ फायर का रीजन आ जाएगा। ये आपके रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जहां पे वॉल्केनो होंगे, ज्वालामुखी होंगे। तो ज्वालामुखी जब फटे होंगे, ज्वालामुखी में जब विस्फोट हुआ होगा तो अंदर का जो मैग्मा था वो लावा के रूप में बाहर निकला होगा, लावा ठंडा हुआ होगा और चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। तो इस पूरी रेंज में आपको चट्टानें मिलने वाली हैं। और कौन सी चट्टान मिलेगी? तो एंडीज पर्वत मिलेगा। दुनिया की सबसे लंबी श्रृंखला, दुनिया की सबसे लंबी रेंज एंडीज है। और एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। तो दुनिया की सबसे लंबी रेंज, हाईएस्ट पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट है, लंबा पूछा जाए तो एंडीज है। तो दुनिया की सबसे लंबी रेंज कौन सी है? एंडीज है, जो कि साउथ अमेरिका में है। तो इस तरफ पूरे में पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर है, इस तरफ आपको दक्षिण अटलांटिक सागर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इसका दक्षिणी बिंदु हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे दक्षिणी में आता है कैप हॉर्न। क्या आता है दक्षिण में? कैप हॉर्न आता है, जिसको टियारा डेल फ्यूगो के नाम से जाना जाता है। कैप हॉर्न को टियारा डेल फ्यूगो के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल नीचे साइड पे आता है। तो यहां पर आती है मैगलन स्टेट। क्या आती है? मैगलन जल संधि, मैगलन जल संधि या मैगलन स्टेट। ये क्या करती है? तो ये मैगलन स्ट्रेट या मैगलन जल संधि जो है वो आपका टियारा डेल फ्यूगो या फिर कैप हॉर्न को साउथ अमेरिका से सेपरेट करती है। क्वेश्चन समझिएगा, दुनिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु जहां पर इंसान रहते हैं तो वो जगह है आपकी टियारा डेल फ्यूगो है। इसके नीचे आर्कटिक सर्कल आ जाएगा ना, अंटार्कटिक सर्कल आ जाएगा। और वहां पर तो मुझे लगता है कि कोई नहीं रहता, क्योंकि वहां तो बर्फ जमी रहती है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जहां पे इंसान रह सकते हैं या रहते हैं वो जगह है आपकी टियारा डेल फ्यूगो, जो कि साउथ अमेरिका का हिस्सा है। ये इसकी कुछ बाउंड्रीज है जो हमने देखी, ठीक है। आइए आगे कुछ और बात हम साउथ अमेरिका के बारे में करते हैं। इस तरीके से मैप आप अपने पास रखिएगा और चीज़ों को उसमें नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं नदियाँ। बहुत ही फेमस नदियाँ हैं यहाँ पर। तो नदियों के पहले एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ जो रह गई है, वो ये, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, मतलब यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होते रहे होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो पर्वतमाला है उसका नाम क्या है? एंडीज है। ये बात आपने देख ली, एंडीज पर्वतमाला यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब इस एंडीज पर्वतमाला में आपको 3 पीक्स याद रखनी है, 3 पर्वत चोटियां आपको याद रखनी है एंडीज में। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले याद रखोगे आप कोटापेक्सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालेंगे और कोटापेक्सी लिखेंगे। कोटापेक्सी क्या है? तो ये एक एक्टिव वॉल्केनो है।
सक्रिय ज्वालामुखी है, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे वॉल्केनो इरप्शन हुए हैं। मेरापी हुआ है, एटना हुआ है, इंडोनेशिया के वॉल्केनो फटे हैं। तो बिल्कुल ये प्रश्न हमारे लिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोटापेक्सी ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है। तो एक एक्टिव वॉल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। साथ ही साथ दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वॉल्केनो जो है वो कोटापेक्सी है, जो कि साउथ अमेरिका में आता है। बात क्लियर हो गई। मैच द कॉलम में भी पूछ लिया जाता है। तो कोटापेक्सी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है कोटापेक्सी। इसके बाद अगला आप याद रखोगे चिम्बोराजो। चिम्बोराजो भी क्या है? एक वॉल्केनो है, इक्वाडोर में आता है। चिम्बोराजो किसके पास पड़ता है? इक्वाडोर पे पड़ता है। ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। ठीक है। अगर पूछा जाता है कि साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखेंगे अकांकागुआ या एकांकागुआ। तो एकांकागुआ जो है वो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, साथ ही साथ साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 6960 मीटर है। 6960 मीटर अकांकागुआ। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर पूरे में एंडीज फैली हुई है। एंडीज दुनिया की सबसे अधिक विस्तृत श्रृंखला है। इसमें कोटापेक्सी, चिम्बोराजो वॉल्केनोज है, और इसकी हाईएस्ट पीक या दक्षिण अमेरिका की हाईएस्ट चोटी जो है वो अकांकागुआ है। इतनी चीजें आपने देख ली। आपने मेंशन भी कर लिया होगा। कैसे करना है मेंशन? इस तरीके से खाली मैप लेना है, लीजिएगा। यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ पे पूरा एंडीज बना लीजिएगा, कोटापेक्सी, चिम्बोराजो और अकांकागुआ को इसमें मेंशन कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 0 डिग्री रेखा जा रही है, वो भी बना लीजिएगा, और 23.5 डिग्री जा रही है, ये भी बना लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, और विषुवत रेखा इसके बीच में से जाती है। इसी विषुवत रेखा पे इक्वाडोर है। इक्वेटर पास होने के कारण इसको इक्वाडोर नाम दिया गया है। इक्वेटर यहाँ से गुजर रही है ना, इसलिए इसको इक्वाडोर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला से दुनिया की सबसे ज्यादा आयतन वाली, दुनिया की सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली, वाटर कैपेसिटी वाली नदी अमेजोन रिवर निकलती है। ठीक। एंडीज पर्वतमाला से कौन सी नदी निकल रही है? अमेजोन रिवर निकल रही है। ये अमेजोन रिवर जा रही है और इक्वेटर के समीप, इक्वेटर के पास जाकर समुद्र में अपना पानी छोड़ती है। इक्वेटर के पास जाकर समुद्र में अपना पानी छोड़ती है अमेजन नदी। तो अगर पूछा जाता है कि अमेजन नदी का मुहाना कहाँ पर है, तो अमेजन नदी का मुहाना भूमध्य रेखा पर स्थित है। दुनिया में लंबाई के आधार पर दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन रिवर है, जो कि साउथ अमेरिका में बह रही है। ठीक है। तो एक नदी आपको ये याद रख लेनी है। चलिए दूसरी नदी के बारे में बात करते हैं। तो दूसरी नदी आपको याद रखनी है कैरो रिवर। कौन सी नदी? कैरो नदी। अभी कैरो नदी कहाँ पर बहती है? तो ये कैरो नदी बहती है यहाँ ऊपर वेनेजुएला में। कैरो नदी कहाँ बहती है? वेनेजुएला में बहती है। इसी कैरो नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा फॉल, सबसे ऊंचा फॉल, सबसे हाईएस्ट फॉल एंजल फॉल स्थित है। तो क्वेश्चन सुनिएगा, एंजल फॉल कहाँ पर है? तो साउथ अमेरिका में है। एंजल फॉल कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में है। एंजल फॉल किस नदी पर है? तो कैरो नदी पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा फॉल कौन सा है? तो एंजल फॉल है। एंजल फॉल किस प्लेट्यू में आता है, किस पठार में आता है? तो इस हिस्से को देखिए। यहाँ पे अगर मैप में मैं वापस जाऊं तो देखिए ये है गुयाना, लिख रहा है, तो ये है गुयाना का पठार, गुआना का पठार। तो प्लेट्यू ऑफ गुआना में जो है वो वेनेजुएला है, और यहीं पे कैरो नदी बह रही है। कैरो नदी किसकी सहायक नदी है? तो कैरो नदी जो है वो ऑर्नियो नदी की सहायक नदी है। तो बहुत सारी पुस्तकों में मिलेगा कि एंजल फॉल जो है वो ऑर्निको नदी पर है, और कुछ बुक्स में मिलेगा कैरो नदी पर। तो कैरो नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है, वो सहायक नदी है ऑर्नियो के बारे में। तो ये वेनेजुएला में, आपको इसे याद रखना है। बात क्लियर हो गई। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो आपको याद रखनी है साउथ अमेरिका के बारे में। ठीक है। चलिए एक और नदी आपको याद रखनी, यहाँ पे बह रही है सैन फ्रांसिस्को रिवर। कौन सी नदी? सैन फ्रांसिस्को रिवर। ठीक है। तो ये भी याद रखनी है, ब्राजील में बहती है सैन फ्रांसिस्को रिवर। जो कॉफी पोर्ट का नाम सुना होगा, क्योंकि ब्राजील जो है वो दुनिया में फर्स्ट नंबर पे आता है कहवा में, कॉफी में। साओ पालो, क्या नाम बोला मैंने? साओ पालो, जो कहवा मंडी कहलाती है, कॉफी पोर्ट कहलाता है, वो यहीं पर स्थित है। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। चलिए
अब यहाँ पे कुछ हम लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो हालांकि आपको ज़्यादा कुछ जानकारी इकट्ठी नहीं करनी है, बस एक ही लेक के बारे में याद रखना है आपको, लेक टिटिकाका। दिख रही है आपको लेक टिटिकाका? ये लेक टिटिकाका जो है वो पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर है। तो पूछा जाता है कि लेक टिटिकाका किन दो देशों की बाउंड्री बनाती है? तो लेक टिटिकाका जो है वो पेरू और बोलीविया की बाउंड्री बनाती है। लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लेक है। तो हाईएस्ट लेक कौन सी हो गई? लेक टिटिकाका हो गई। अच्छा, बोलीविया की कैपिटल मैंने सिखाई है आपको, लापाज है। बोलीविया की कैपिटल क्या बताई है मैंने आपको? लापाज। तो आपको याद क्या रखना है कि दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो वो लापाज है, क्योंकि लेक टिटिकाका के किनारे लापाज बसा हुआ है। लापाज बोलीविया की कैपिटल है। क्या क्या सीख लिया हमने? पहली चीज, लेक टिटिकाका कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। लेक टिटिकाका कहाँ पर है? तो बोलीविया और पेरू के मध्य में स्थित है। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लेक कौन सी है? तो लेक टिटिकाका है। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, कैपिटल कौन सी है? तो बोलीविया की कैपिटल है लापाज। इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। बात क्लियर हो गई? चलिए, एक छोटी सी बात यहाँ पर छूट गई है, वो ये, यहाँ पर देखिए अमेजन रिवर बह रही थी, है ना? कि अमेजन रिवर बह रही थी। इतना बड़ा नदी बेसिन है, बहुत सारी मिट्टी को बहा कर लेके आएगा, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, तो वेजिटेशन भी होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर अमेजन रिवर के आसपास के जो रीजन में वेजिटेशन होता है, जो वनस्पति पाई जाती है, उसको सेल्वास के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि अमेजन बेसिन में कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, अमेजन बेसिन में सेल्वास पाया जाता है। अमेजन बेसिस में आपको रिया, रिया वो सुशांत चक्रवर्ती वाली रिया नहीं है, है ना? रिया का मतलब एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो रिया नाम का बर्ड अमेजन बेसिन में मिलता है। एनाकोंडा, एनाकोंडा को कौन नहीं जानता, मूवीज भी बनी हुई है। तो एनाकोंडा जो है वो अमेजन रिवर बेसिन में ही मिलते हैं, और यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उनको हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ भी आप अपने जो मैप है उसमें आप जोड़ लीजिएगा। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें? चलिए अगली बात कर लेते हैं हम आगे। ब्राज़ील की एक छोटी सी लेक, और याद रखेंगे यहाँ पर है ब्राज़ील की एक छोटी सी लेक पोपो। आसान है याद रखना ये, तो पोपो लेक। तो पोपो लेक कहाँ है? ब्राज़ील में पाई जाती है। ठीक है। साथ ही साथ ये जो अमेजन बेसिन है या साउथ अमेरिका है, यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्राइब भी पाई जाती है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में मैंने बताया था कि कालाहारी डेजर्ट में बुशमैन मिलेंगे, कॉन्गो रिवर बेसिन में मैंने कहा था पिग्मी मिलेंगे, जूलू मिलेंगे, बद्दू मिलेंगे। तो इस तरह की ट्राइब जो थी वो नॉर्थ अमेरिका में थी। वैसे ही साउथ अमेरिका में भी कुछ ट्राइब पाई जाती है जिनको बोलते हैं जैबो। क्या बोलते हैं? जैबो। मुलेटो, मुलेटो, जेबो, रेड इंडियंस, मेस्टिजो, ये सारी ट्राइब जो है वो साउथ अमेरिका में, मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाने वाली ये ट्राइब्स है। क्लियर हो गया? चलो अगली बात कर लेते हैं। इतनी चीज़ हमको यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। ये देखिए लिखा हुआ है एंडीज माउंटेन रेंज, द मेजर रेंज ऑफ द साउथ अमेरिका एंड द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। जो मैंने बताया वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा देखो एंडीज पर्वतमाला यहाँ तक फैली हुई है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे डेजर्ट्स के बारे में। मरुस्थल की साउथ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल स्थित हैं? तो बहुत ही फेमस डेजर्ट है आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा मरुस्थल। देखिए एग्जाम जो होता है, एग्जाम में कई बार प्रश्न बनते हैं डेजर्ट से, और जहाँ पे आपको उनको क्या करना होता है? मैच करना होता है ना? तो बिल्कुल देखिएगा आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट जो है वो दुनिया की आटाकामा जो डेजर्ट है वो दुनिया का सबसे ड्राई, मतलब सबसे शुष्क डेजर्ट माना जाता है। आटाकामा डेजर्ट जो है वो दक्षिण अमेरिका में है, पेरू और चिली के बीच में, पेरू और चाइल के बीच में। देखिए पूरा आटाकामा डेजर्ट फैला हुआ है, आटाकामा मरुस्थल फैला हुआ है। आटाकामा डेजर्ट बेसिकली नाइट्रेट के लिए जाना जाता है। नाइट्रेट के भंडार सबसे अधिक वर्ल्ड में कहाँ पर है? आटाकामा डेजर्ट में है। साथ ही साथ सल्फर और तांबा मतलब कॉपर भी आटाकामा डेजर्ट से मिलता है। अच्छा, आटाकामा डेजर्ट में एक माइनिंग एरिया है कॉपर के लिए, जिसको हम चुक्ती कमाता के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? चुक्ती कमाता। तो पूछा जाए कि जैसे कि कूलगढ़ी और कालगाड़ी माइनिंग एरिया कहाँ है? तो कूलगढ़ी और कालगाड़ी जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में थे। वैसे चुक्ती कमाता कहाँ पर है? तो चिली में है, आटाकामा डेजर्ट में है, साउथ अमेरिका में है, याद रखेंगे।
आटाकामा डेजर्ट। इस आटाकामा डेजर्ट में एक जगह है जिसका नाम है अरिका। क्या बोला मैंने? अरिका। अरिका को घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। घोस्ट टाउन इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वहां पर भूत हैं, आत्माएं हैं, नहीं। घोस्ट टाउन अरिका को इसलिए कहते हैं कि दुनिया का सबसे ड्राई प्लेस, एकदम शुष्क स्थान कौन सा है? अरिका है, जो कि आटाकामा डेजर्ट में पाया जाता है। बात क्लियर हो रही है इतनी? तो पेरू और चिली में फैला हुआ है आटाकामा डेजर्ट। ठीक, नाइट्रेट के भंडार के लिए जाना जाता है। अब अर्जेंटीना का रीजन देखिए आप, यहाँ पे ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स यहाँ पर जो है वो आपका कैपिटल है। अर्जेंटीना जो है, यहाँ पर आप देखिए पैटागोनिया का मरुस्थल आपको देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पैटागोनिया का मरुस्थल। तो पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, अर्जेंटीना में है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको ग्रासलैंड्स के बारे में पहले भी डिस्कशन किया है, अगेन मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देती हूँ ग्रासलैंड्स के बारे में। तो ये ऊपर जो वेनेजुला का रीजन है, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको लानोस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ वेनेजुला के रीजन में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको लानोस कहते हैं। ये अमेजन रिवर बेसिन है, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स हैं उनको हमने सेल्वास नाम दिया था। ये ब्राजील के आसपास यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको हम कंपास के नाम से जानते हैं। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको हम पंपास कहते हैं। तो कंपास, पंपास, सेल्वास और लानोस, ये सभी क्या है? ग्रासलैंड्स हैं। ये सभी क्या है? घास के कुछ मैदान है। ठीक है, लानोस, सेल्वास, कंपास और पंपास। क्लियर हो गया? अच्छा, ये जो पंपास घास का मैदान है, यहाँ पर एक जगह है ग्रांड चाको, चंद्राकार गेहूं की पेटी। मतलब ये व्हीट प्रोडक्शन के लिए अर्जेंटीना जाना चाहता है। और पंपास में जो घास के मैदान है उसको ग्रांड चाको कहते हैं। और यहाँ पर अर्जेंटीना में जो है वो आपको ये घास के मैदान देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो एक छोटी सी चीज़ और बतानी थी मुझे यहाँ पर। वापस से मुझे मैप में जाना पड़ेगा। कहाँ गया ये देखिए, ये जो सारे देश हैं दिख रहे हैं, सारे के सारे देश है साउथ अमेरिका के, या तो वो इक्वेटर के आसपास हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा के आसपास है। केवल एकमात्र देश है उरुग्वे, देख रहे हो ये छोटा सा उरुग्वे, एकमात्र देश है उरुग्वे जो पूरी तरीके से दक्षिण में स्थित है। देखो ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ है, मतलब मकर रेखा है। तो सारे जो यहाँ पर देश हैं, जितने भी देश हैं साउथ अमेरिका में, वो आपके टेम्परेट जोन में आ रहे हैं, शीतोष्ण कटिबंध में, टेम्परेट जोन में आ रहे हैं, या फिर आप सकते हैं उष्ण कटिबंधी एरिया में ये जो है सारे रीजन आ रहे हैं। लेकिन आपका जो उरुग्वे है ये देखो बिल्कुल नीचे की तरफ शीतोष्ण कटिबंध में आता है। उरुग्वे से मुझे एक और प्रश्न याद आता है कि जो फुटबॉल वर्ल्ड कप पहला हुआ था वो उरुग्वे में हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ पर पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला गया था? तो साउथ अमेरिका के उरुग्वे में खेला गया था। जीता कौन था? वही जहाँ पे खेला गया था, मतलब उरुग्वे ही जीता था। तो आप इसको भी थोड़ा सा याद रख लेंगे, है ना। चलो, और क्या बताने वाला है यहाँ पे? तो मैंने आपको बता चुका है पंपास घास के मैदानों के बारे में। कंपास, पंपास, सेल्वास और लानोस, ये सभी ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान हैं जो कि साउथ अमेरिका में फैले हुए हैं, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और अर्जेंटीना में ग्रांड चाको एक जगह है जहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम बाकी ग्रासलैंड्स के बारे में। तो देखिए ऊपर का जो रीजन है ठंडा ठंडा, वहाँ पे टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। यूरोप में स्टेपीज हैं, अफ्रीका में सवाना और बेल्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में सवाना और डाउन्स हैं, यहाँ पे पंपास, कंपास, सेल्वास और लानोस हैं, और उत्तर अमेरिका या फिर अमेरिका में पेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है, या तो मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है या किसी न किसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें हमको क्लियर हो गई। अब सोयाबीन उत्पादन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। लेकिन अगर पूरा वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो मैंने आपको सिखाया है यूएसए, अमेरिका सोयाबीन उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ब्राजील है और तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना को आप याद रखेंगे, गेहूं भी होता है यहाँ पे और सोयाबीन भी होती है। तो थर्ड नंबर में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सोयाबीन का जो है वो अर्जेंटीना है। ठीक है, चलो पक्षियों का महाद्वीप जो है वो हम दक्षिण अमेरिका को कहते हैं।
अब कुछ और बातें मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में शामिल की हैं। एक एक करके इन बातों को हम समझ लेते हैं, सारे की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और अंत पे बात करेंगे एमसीक्यू की। एमसीक्यू के जब आप देख रहे होगे तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी देते जाना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो बिल्कुल लाइक करना नहीं भूलेंगे और एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। बात क्लियर हो रही है? लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए अब हम दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ बातें देखते हैं। ये चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इससे कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर दोनों रेखा यहाँ पर पास होती हैं। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आसपास ये महाद्वीप पड़ता है। दक्षिण अमेरिका की बाउंड्री की बात करें तो ऊपर की तरफ देखिएगा आप, यहाँ पर कैरेबियन सी आता है, प्रशांत महासागर आता है और आपका अटलांटिक महासागर आता है और नीचे मैगेलन जल संधि आती है। इस तरीके से हमारा साउथ अमेरिका बाउंड्री घिरी हुई है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, कोई दिक्कत नहीं है, हमने देख लिया है। उत्तरी अमेरिका जो है वो पनामा नहर से मध्य अमेरिका और उत्तरी दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ होता है, ये भी हम देख चुके हैं। चलो अगली बात करते हैं सबसे ज्यादा सदर्न मोस्ट पॉइंट की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे ज्यादा दक्षिणी बिंदु कैप हॉर्न है और ये कैप हॉर्न जैसे कि अंडमान निकोबार, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। वैसे ही सबसे दक्षिणी बिंदु टियारा डेल फ्यूगो है, जिसका पॉइंट कौन सा है? कैप हॉर्न है। बात क्लियर है? तो टियारा डेल फ्यूगो, कैप हॉर्न दक्षिण महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब एंडीज माउंटेन रेंज यहाँ पर पाई जाती है, जो कि वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ कि वलित पर्वत क्या होते हैं। जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है, टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट होता है, जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी आपको दी थी, दो प्लेट आपस में टकरा रही है और बीच का हिस्सा कुछ इस तरीके से ऊपर उठ गया है। फोल्डेड माउंटेन वलित पर्वत बनते हैं। हिमालय, एंडीज, रॉकीज, ये सभी की सभी फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत के उदाहरण है। जबकि अरावली, हमारा प्यारा अरावली, वो जो है वो अवशिष्ट पर्वत है, रेसिड्यूअल माउंटेन है। तो पूछा जा सकता है, लिख दिया था एंडीज, रॉकीज, हिमालय और अरावली, और बोलेगा बताओ ऑड वन आउट फाइंड करो, विषम बताओ, तो अरावली हो जाएगा। बातें क्लियर है? इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो एक वलित पर्वत है, जो कि हमारे दक्षिण महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट अकांकागुआ है, 6960 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। बोलीविया के पठार के आसपास जो है वो एडीज माउंटेन रेंज विकसित हुई है, फैली हुई है। माउंट कोटापेक्सी जो है वो साउथ अमेरिका का एक एक्टिव वॉल्केनो है और दुनिया का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो भी जो है वो माउंट कोटापेक्सी है। यहाँ पर माउंट आपको चिम्बोराजो भी मिला था और यहाँ पर आपको माउंट अकांकागुआ भी मिली, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं लापाज की। तो लापाज जो है वो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित एक राजधानी है और दूसरे नंबर पे आती है इक्वाडोर की कैपिटल क्यूटो। तो क्यूटो जो है इक्वाडोर की कैपिटल है, वो भी आपके सेकंड नंबर पे सबसे ऊंची राजधानी है। ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका। बिल्कुल साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राजील है। साथ ही साथ एरिया के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे नंबर बड़ा का देश भी जो है वो ब्राजील ही है। नदियां देख ली थी हमने यहाँ पे, अमेजन रिवर आपको याद रखनी है, सैन फ्रांसिस्को रिवर याद रखनी है, कैरो रिवर याद रखनी है और ओरिनोको रिवर आपको यहाँ पर याद रखनी है। कुछ बड़ी बड़ी नदियां जो हैं वो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेंगी, ठीक है। अमेजन रिवर के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया का वॉल्यूम के आधार पर सबसे बड़ा जो है वो नदी है, जबकि लेंथ के हिसाब से दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजन रिवर। एनाकोंडा वगैरह आपको यहाँ पे मिलेंगे, सेल्वास जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी मिलते हैं जिनको आप सिनकोना के नाम से जानते हैं। सिनकोना जो प्लांट होता है उसकी छाल, उसकी बार्क का उपयोग कुनेन की गोलियां बनाने में करते हैं, मतलब मलेरिया के इलाज में हम उस सिनकोना प्लांट का उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है, वो भी यहाँ पर पेड़ कुछ पाए जाते हैं। रिया नाम का पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता। एक मक्का नाम का मकरा बंदर भी पाया जाता है, यहाँ पर मकरा बंदर भी इस रीजन में पाया जाता है। लेक्स आपको याद रखनी है, पोपो लेक याद रख लीजिएगा और लेक टिटिकाका याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो सबसे बड़ी लेक है लेक माराकैबो, वेनेजुएला पे पड़ती है ये माराकैबो लेक। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। हाईएस्ट लेक आप देख ही चुके हो कि लेक टिटिकाका है।
ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बता रही हूँ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम अगर आप देते रहते होंगे, आपको एग्जाम का अगर समझ होगी, तो आपने ये सारे प्रश्नों को वहां पर जरूर से देखा होगा। अगर नहीं देखा तो लूसेंट का बुक परचेज कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए और एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, तो ये सभी प्रश्न आपको वहां पर मिलेंगे। बातें क्लियर हो रही हैं? तो अब भी बस कुछ देर में हमारे एमसीक्यू शुरू होने वाले हैं, जिनका आंसर आपको चैट सेक्शन में देना नहीं भूलना है और लिंक को शेयर करना नहीं भूलना है। अब लोगों को ये भी दिक्कत होगी, ठीक है मैडम अभी तो आप बोल के चली गई, पढ़ा के चली गई, इसका पीडीएफ का क्या सीन है? तो बिल्कुल देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना? उस लिंक के ज़रिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आराम से डाउनलोड करिएगा, आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस ऐसा मैप परचेज कर लीजिएगा जिससे पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। मैप नहीं खरीदना, इतना झंझट कौन पा रहे, तो एक काम करो, एटलस खरीद के ले आओ। एटलस एक बुक आती है जिसमें सारे देशों के, सारे महाद्वीपों के नक्शे मानचित्र होते हैं, सारी नदियाँ, जलवायु, सब कुछ वहाँ पे होता है। तो एटलस के ज़रिए भी आप पढ़ सकते हो, या वर्ल्ड का मैप खरीद कर ले आओ, दीवार पे चिपका लो घर की, बार बार देखो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो वाटरफॉल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो देख चुके हैं हम, एंजल फॉल, जो यहाँ पर स्थित है वेनेजुला में। इसके अलावा आपको याद रखना है थ्री सिस्टर फॉल। थ्री सिस्टर फॉल जो है वो पेरू में है। स्मोक फॉल ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में है, ठीक है। तो ये कुछ बातें भी याद रखनी कि स्मोक फॉल जो रेड है वो आप देख लीजिएगा एक बार, स्मोक फॉल ब्राज़ील में है, एंजल फॉल वेनेजुला में, और थ्री सिस्टर फॉल जो है वो पेरू में स्थित है। एंजल फॉल इज द हाईएस्ट फॉल इन द वर्ल्ड। इट इज सिचुएटेड ऑन द प्लेट्यू ऑफ गुआना। गुआना के पठार में जो है वो एंजल फॉल केरो नदी पर बना हुआ है। अब यहाँ पे यूनिक कुछ एनिमल पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने रिया के बारे में आपको बता दिया है, एनाकोंडा के बारे में आपको बता दिया है। एक और पक्षी है, लार्जेस्ट बर्ड जो है वो कैंडोर है। प्यूमा, प्यूमा नाम का एक यहाँ पे लाइन फैमिली का एक एनिमल पाया जाता है। और लामा, लामा जो है वो कैमल फैमिली का पाया जाता है, जिससे हम ऊन भी प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ यूनिक एनिमल जो है वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, तो इनको भी याद रख लेंगे, ठीक है। जैसे कि शतुरमुर्ग देखा था, अफ्रीका में मिल रहा था। कैंगरू देखा आपने, ईमो देखा आपने, प्लेटिपस देखा आपने, ये सब ऑस्ट्रेलिया में थे। तो हर कहीं रीजन की कुछ स्पेशल वहां पर फ्लोरा एंड फाउना पाई जाती है, तो वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, जो हमारा इक्वाडोर था जिसकी कैपिटल क्यूटो थी, जो कि इक्वेटर पे स्थित था, वहां पर एक छोटा सा आइलैंड है जिसको गालापागोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसको पर्ल ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है, मतलब प्रशांत महासागर में सबसे बड़ा जो आइलैंड, मतलब सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो ये है। तो इसको पर्ल ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर रेडली प्रजाति के, ऑलिव रेडली प्रजाति के टर्टल पाए जाते हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत में भी एकमात्र जगह है उड़ीसा, जहां पर ऑलिव रेडली प्रजाति के टर्टल पाए जाते हैं, तो इसलिए आप इसको भी याद रख सकते हैं। मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करें तो मेज और व्हीट है। प्रोडक्शन की बात करें तो कॉफी में फर्स्ट है। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वेटर जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी के इन द वर्ल्ड। अच्छा, पंपास घास का मैदान आपने देखा था? पंपास घास का मैदान आपके अर्जेंटीना में था। 2018 का एमपीपीएससी का एक प्रश्न था कि अल्फा अल्फा क्या है? तो ऐसा लगता है कि अल्फा बीटा गामा है ना, यही दिमाग में आता है कि अल्फा अल्फा क्या है। तो अल्फा अल्फा पंपास में पाई जाने वाली घास का नाम है। तो ये आपको याद रखना है कि अल्फा अल्फा जो है वो घास है, कहाँ पर पाई जाती है? पंपास रीजन में, साउथ अमेरिका में ये पाई जाती है, अल्फा अल्फा घास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप थोड़ा सा हाईलाइट इसको कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। चाइल्ड में आपने देखा था आटाकामा डेजर्ट है। आटाकामा डेजर्ट या चिली किस लिए जाना जाता है? तो नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चिली है, चाइल है, ठीक है, इसलिए हम इसको जानते हैं। जबकि पेंटाकोनिया का जो मरुस्थल है वो अर्जेंटीना में था। चुक्ती का माता का नाम मैंने बोला था, तो चुक्ती का माता बहुत बड़ी कॉपर की एक खदान है यहाँ पर, इसको कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तांबा उत्पादन में सबसे आगे कौन है? चुक्ती का माता, याद रखेंगे, चिली में पाई जाती है, चुक्ती का माता माइनिंग एरिया है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे टाइम जोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरे के पूरे साउथ अमेरिका में 4 अलग अलग टाइम जोन है। तो कितने टाइम जोन है यहाँ पे? 4 यहाँ पर टाइम जोन है। यहाँ पर पाई जाने वाली, अगर हमें ट्राइब्स की बात करो तो मैंने बताया था रेड इंडियंस हैं, जेम्बो है, मेस्तीजो है, मुलेटो है और चोलो है। ये सभी जो हैं वो क्या है? जनजातियां हैं जो आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएंगी। बात क्लियर है? तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं और इतने पर्याप्त हैं आपके वन डे एग्जाम के लिए, है ना।
यूपीएससी का पेपर नहीं देना है आपको, 1 डे एग्जाम के लिए इतनी बातें पर्याप्त है जितनी मैंने बोली, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आइए अब अंत में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू के, जिसके आंसर आपको चैट सेक्शन में देना नहीं भूलना, और एक बार लिंक को शेयर भी कर देंगे। बात क्लियर है? तो जल्दी से चलो शुरू हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द साउथ अमेरिका टू द नॉर्थ अमेरिका? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से जोड़ता है? अटलांटिक ओशियन, पनामा नहर, टियारा डेल फ्यूगो या फिर इक्वेटर? बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये तो। नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करने का काम पनामा करती है। पनामा जो होती है वो पैसिफिक ओशियन को कैरेबियन ओशियन के साथ भी जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो सही प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है? अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ अमेरिका? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है? माउंट क्विंटो, माउंट एटना, माउंट अकांकागुआ या माउंट कोटापेक्सी? तो आपने देखा कि माउंट कोटापेक्सी जो है वो एक दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपका एक एक्टिव वॉल्केनो है। माउंट एटना तो इटली में पाया जाता है और ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। हाल ही में कुछ समय पहले माउंट एटना में विस्फोट भी हुआ था। तो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा चैट सेक्शन में, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट अकांकागुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ अमेरिका? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, माउंट कोटापेक्सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द साउथ अमेरिका? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दक्षिण अमेरिका की नौगम्य झील कौन सी है? तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके किनारे लापाज भी है, बोलीविया की कैपिटल लापाज। और सही आंसर क्या हो जाएगा? लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका ये पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर स्थित है। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। द सदर्न टिप ऑफ विच साउथ अमेरिका आइलैंड इज कॉल्ड द कैप हॉर्न? कैप हॉर्न को किस नाम से भी जाना जाता है या किस आइलैंड पे कैप हॉर्न स्थित है? कैरेबियन आइलैंड है, आइलैंड ऑफ टियारा डेल फ्यूगो है, मैगडेलना आइलैंड है या ईस्ट फॉकलैंड है? तो फॉकलैंड के बारे में भी बताया था मैंने, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। और यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, टियारा डेल फ्यूगो। मैगलन स्ट्रेट, मैगलन जल संधि यहीं पर स्थित है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिका आइलैंड इज फेमस फॉर इट्स मिस्टीरियस हिस्ट्री एंड द जाइंट स्टोन स्टैच्यू? देखिएगा, दक्षिण अमेरिका में एक छोटा सा द्वीप है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी पत्थर की मूर्तियां हैं, बहुत ही मिस्टीरियस है, नहीं पता इनका इतिहास क्या है, कहाँ से ये मूर्तियां फॉर्म हुई हैं। उस आइलैंड का नाम आपको बताना है। हालांकि इतने सारे डिस्कशन में मैंने ये पॉइंट आपको बताया नहीं, चलो अच्छा है, यहाँ पर एमसीक्यू में इसको शामिल कर लिया गया है, ईस्टर आइलैंड। उस आइलैंड का नाम, उस द्वीप का नाम क्या है? ईस्टर आइलैंड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिका रिवर इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका नदी दुनिया की सबसे लंबी या सबसे अधिक वॉल्यूम वाली नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इंडीज पर्वतमाला से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ पर है? इक्वेटर में है। और यहाँ पे सेल्वास पाए जाते हैं, एनाकोंडा पाए जाते हैं, और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन रिवर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, अमेजन रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड? दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा झरना और दुनिया में कौन सा है? एंजल फॉल, क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर ए, एंजल फॉल वेनेजुएला में है, कैरो नदी पर है, गुआना के पठार पे स्थित है। सारी बातें आपने सीख ली हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और बात, डेली शाम को 4 बजे मेरी क्लास होती है। अभी होली के कारण हमारी लीव थी, तो बिल्कुल लीव के बाद हमारी वापस से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 4 बजे के बाद। डेली शाम को 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट्स भी लेती हूँ, साथ ही साथ स्टैटिक प्रश्नों को भी हम हल करते हैं। तो बिल्कुल 4 बजे हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलेंगे। और पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। Which of the following island of equator is the natural fertility center of the olive ridley turtle?
ऑलिव रेडी टर्टल के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल हमने अभी देखा था इक्वाडोर में, जिसकी कैपिटल क्यूटो है। वहां पर एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम है गालापागोस आइलैंड। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ पा रहे हो ना? जो पढ़ा है वहां से आप किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक देश के बारे में अगर इंपॉर्टेंट बातें आप जानने लगोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आईबी में कुछ इस तरीके के प्रश्नों को लिया गया था स्टेटमेंट वाले, इसलिए मैंने भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न लिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है साउथ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दक्षिण अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, ये एक त्रिभुजाकार या त्रिकोणीय आकृति रखता है। साउथ अमेरिका अलॉन्ग विथ मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज इज कॉल्ड द लैटिन अमेरिका। तो मैक्सिको, मध्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज के साथ दक्षिण अमेरिका को सामूहिक रूप से लैटिन अमेरिका का नाम दिया गया है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? केवल एक, दो और तीन, एक और तीन, या केवल तीन? तो इस प्रश्न का आंसर देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप यहाँ पे इस मैप को देख पा रहे हो कि इसका शेप तो ट्रायंगुलर दिखता है, त्रिकोणीय आकार दिखता है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। फिर मैंने आपको बताया था कि साउथ अमेरिका फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ना कि थर्ड नंबर का है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत है। पूछा क्या गया है कि गलत कौन सा है, तो वन ओनली। बात क्लियर हो गई, वन ओनली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आगे जो हमारे अगले कॉन्टिनेंट होंगे, जैसे कि यूरोप हो गया, उसके अलावा एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। तो अपकमिंग क्लासेस में मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि आपके लिए यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट आपके लिए लेकर आऊँ। आई होप आप लोगों को साउथ अमेरिका के बारे में सारी यूजफुल जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लिंक को शेयर कर दीजिएगा और एक बार थंब पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, और तब तक आप इन मैप की स्टडी अच्छे से करिएगा। इस तरीके से फिजिकल मैप को लेना नहीं भूलेगा। जो पहली बार जुड़ रहा है वो सब्सक्राइब तो कर ही लेगा, साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @GS Mahindra Live। आप उस टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको एग्जाम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप वहां पे डाउट वगैरह भी पोस्ट कर सकते हैं। हमारे सारे GS गुरु इस चैनल पे ऐड हैं। आप सारे GS गुरु के साथ टॉक कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए आप उस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी होली।